हेलो बच्चों, नमस्कार। रसायन विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में मैं विजेंद्र सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, अपना रसायन विज्ञान का विद्युत रसायन चैप्टर चल रहा था, इसकी एक क्लास मैं आपको पूरी कंप्लीट करवा चुका। आज अपन इसकी दूसरे वीडियो या दूसरी क्लास के बारे में बात करेंगे। आज अपन पढ़ेंगे विद्युत अपघटन के नियम। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, विद्युत अपघटन के दो नियम हैं, फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम। फिर अपन पढ़ेंगे विद्युत अपघटनी विलयनों में चालकत्व के बारे में, ओम का नियम, चालकत्व, प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोधक, विशिष्ट चालकत्व, सेल स्थिरांक और तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता। ये आज का अपना क्या है, सिलेबस। इनके बारे में अपने को एक एक बिंदु के बारे में क्या करना है, डिस्कशन करना है। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं विद्युत अपघटन के नियम। विद्युत अपघटन के नियम में अपन दो पढ़ेंगे, एक तो फैराडे का प्रथम नियम। तो पहले पढ़ते हैं अपन फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे का प्रथम नियम। देखो, विद्युत अपघटन के नियम में अपन ने जो विद्युत अपघटनी सेल पढ़ा था, उसमें अपन ने देखा था H+ और Cl- आयनित होकर के विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों पर जा रहे थे, अपघटित होकर के वहां पर Cl2 गैस के रूप में और हाइड्रोजन गैस के रूप में वहां पर वो निक्षेपित हो रहे थे। ये चीज अपन ने वहां पर देखी थी। तो विद्युत द्वारा अपघटन हो रहा था, विद्युत अपघटे का। तो विद्युत अपघटन के नियमों में अपन यही पढ़ेंगे कि किस प्रकार से विद्युत अपघटन होता है, विद्युत अपघटे का। कितनी धारा प्रवाहित करने पर कितने पदार्थ इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होते हैं, इसके बारे में अपने को देखना है। विद्युत अपघटन के नियमों के बारे में, या विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटे पदार्थ का अपघटन कैसे होता है, इसके दो नियम बताए अपघटन होने के। वो है फैराडे का प्रथम नियम और एक है फैराडे का द्वितीय नियम। सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे और फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। देखो, फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है कि किसी भी विद्युत अपघटनी विलयन में इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाले पदार्थों की मात्राएं, इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाले पदार्थों की मात्राएं जैसे सेल में हो रही थी H2 और Cl2 की, वो उस विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा की क्या होती है, समानुपाती। तो मैं क्या कहता हूं, इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाले पदार्थों की मात्राएं, ये क्या कहता है, इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ या पदार्थों की मात्राएं विलयन में प्रवाहित धारा के समानुपाती। देखो, अपन ने, जैसे मैं एक बार फिर से आपको सेल बनाकर के ही, सेल के द्वारा ही समझा देता हूं। ये था हमारा कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सॉरी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था। इसमें ये दो इलेक्ट्रोड लगी हुई थी, एक क्या थी, कैथोड, और एक क्या थी, एनोड। ये पॉजिटिव सिरे से, इस कारण प्लस वाली, ये थी एनोड और ये थी कैथोड। ये मैंने आपको यहां पर बताया था। यहां पर कौन सी गैस रिलीज हुई थी, HCl विलयन था। यहां पर H+ और Cl-। Cl- कहां पे आएंगे, यहां पर Cl2 गैस रिलीज हुई थी और यहां पर कौन सी गैस रिलीज हुई थी, H2 गैस। तो इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाले पदार्थों की मात्राएं, यह है बैटरी, इससे धारा प्रवाहित करते हैं, प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। तो इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाले पदार्थों की मात्राओं को अपन M से लिखते हैं और प्रवाहित धारा को क्या लिखते हैं, Q से। तो क्या अपन लिख सकते हैं, क्या M समानुपाती Q लिख सकते हैं। और आप जानते हो, समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, समानुपाती स्थिरांक आता है, और ये आ गया यहाँ पर WQ। आप जानते हो Q बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, IT लिख सकते हैं। ये प्रवाहित धारा है और ये प्रवाहित धारा एम्पियर में, और ये है समय T। तो अपन क्या लिख सकते हैं, M बराबर WIT। यहाँ M क्या है, इलेक्ट्रोड पर या इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा। W क्या है, समानुपाती स्थिरांक है, समानुपाती स्थिरांक, जिसे विद्युत
रासायनिक तुल्यांक भी कहते हैं। प्रवाहित धारा किसमें? एम्पियर में। और ये समय, ये है। अब देखो यहां पर अपन कंडीशन लगाएं। कंडीशन क्या लगाएं? या फिर यदि I बराबर 1 एम्पियर और t बराबर 1 सेकंड हो तो, ये कंडीशन अपन ने अप्लाई करी है, तो क्या होगा? m किसके बराबर हो जाएगा? W के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, या फिर मैं कहूं क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अर्थात किसी विद्युत अपघट्य विलयन में यदि 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित करते हैं, सेकंड के लिए प्रवाहित करते हैं, तो उसके इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है। बस बराबर होती है, यही है। 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक निक्षेपित करते हैं, तब इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्राएं किसके बराबर है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर है। बताओ ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक की डेफिनेशन हुई या नहीं हुई? तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा भी बता सकते हो। अब इसका क्या है? एक यूनिट, विद्युत रासायनिक तुल्यांक की यूनिट क्या होती है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक की, या इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक निकाल सकते हो आप। W बराबर क्या हो जाएगा? M/IT हो जाएगा। ये क्या है? ग्राम में, और ये क्या है? एम्पियर में, और ये क्या हो जाएगा? सेकंड में। तो इसका अपन मात्रक भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या था? आपके फेराडे का प्रथम नियम। इसको अपन क्या कहते हैं? फेराडे का प्रथम नियम। ग्राम पर एम्पियर प्रति सेकंड क्या हो जाएगी इसकी यूनिट। इस प्रकार से आपके फेराडे का प्रथम नियम क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ये क्लियर है सभी को? तो ये फेराडे का प्रथम नियम क्लियर। अब अपन बात करते हैं फेराडे के द्वितीय नियम की। सेकेंड लॉ ऑफ फेराडे, या फिर मैं कहूं फेराडे का द्वितीय नियम। देखो फेराडे का द्वितीय नियम अपने को क्या कहता है? एक बार डायग्राम बना करके बताता हूं। जैसे मान लो भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य के विलयन होंगे। विलयन क्या होंगे? भिन्न भिन्न विद्युत अपघटनी क्या होंगे? विलयन होंगे। और जैसे एक विद्युत अपघटनी विलयन, ये दूसरा विद्युत अपघटनी विलयन, और ये तीसरा एक हाइड्रोजन, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। ये है कॉपर सल्फेट, ये है AgNO3, ये है H2SO4। ये किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? सभी परस्पर जुड़े हुए हैं। अब देखना यहां पर अपन 2 इलेक्ट्रोड प्रत्येक में लगाएंगे। जैसे
ये देखना, ये है एनोड, ये कैथोड, ये एनोड, ये कैथोड, ये एनोड और ये क्या है कैथोड। ऐसे बनाया था अपन ने पीछे भी। ये SH हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। ये कॉपर सल्फेट का विलयन, AgNO3 का विलयन और ये H2SO4 का विलयन है। अब ये फैराडे का द्वितीय नियम अपन पढ़ रहे हैं। अब इनको अपन जोड़ देते हैं, एक कुंजी से जोड़ देते हैं और प्लस अब देखो ये क्या हो गए, ये दोनों भिन्न भिन्न विद्युत अपघटनीय विलयन हो गए। या फिर ये अपन तीनों की बात करें, तीनों क्या हो गए, भिन्न भिन्न विद्युत अपघटनीय विलयन हो गए। और ये सेल कैसे जुड़े हुए हैं सभी, ये सभी भिन्न भिन्न विद्युत अपघटनीय विलयन कैसे जुड़ रहे हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। और जब श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो धारा क्या रहती है, धारा का मान क्या होता है, समान होता है। आप सभी जानते हो जब सेल श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तो धारा का मान क्या रहता है, समान। तो इसमें सभी में विद्युत धारा क्या रहेगी, समान मात्रा में प्रवाहित होगी। तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न विद्युत अपघटनीय विलयनों में, क्या कह रहा हूं मैं, भिन्न भिन्न विद्युत अपघटनीय विलयनों में जब समान मात्रा की धारा प्रवाहित की जाती है जाए तो उनके इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थों की मात्राएं उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। यानी अपन भिन्न भिन्न विद्युत अपघटनीय विलयनों में समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तब इनके इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाले पदार्थों की मात्राएं इनके तुल्यांकी भारों की क्या होगी, समानुपाती। देखो यहां पर इस पर किसकी मात्रा, कॉपर की मात्रा निक्षेपित होगी, और यहां पर किसकी मात्रा निक्षेपित होगी, सिल्वर की मात्रा निक्षेपित होगी। तो यहां पर ऐसे लिखे अपन, कॉपर की निक्षेपित मात्रा और सिल्वर की निक्षेपित मात्रा, ये क्या होगा, कॉपर का तुल्यांकी भार और ये क्या हो जाएगा, सिल्वर का तुल्यांकी भार। ये बात समझ में आ गई। कॉपर की निक्षेपित मात्रा कॉपर के तुल्यांकी भार के समानुपाती और सिल्वर की निक्षेपित मात्रा सिल्वर के तुल्यांकी भार के समानुपाती। ये क्या कहता है अपने को, फैराडे का सेकंड लॉ कहता है भिन्न भिन्न विद्युत अपघटनीय विलयनों में समान मात्रा में यदि विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब इनके इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाले पदार्थों की मात्राएं इनके तुल्यांकी भारों की क्या होती है, समानुपाती। कॉपर की निक्षेपित मात्रा कॉपर के तुल्यांकी भार के समानुपाती, सिल्वर की निक्षेपित मात्रा सिल्वर के तुल्यांकी भार के समानुपाती। तो देखो ऐसा न्यूमेरिकल भी एग्जाम में पूछ सकता है, 4 वैल्यू है, इनमें से एक अनुपस्थित, तो जो अनुपस्थित होगी उसका मान अपने को क्या करना होता है, डिटरमाइन करना होता है, या फिर मैं कहूं क्या करना होता है, ज्ञात करना होता है। क्लियर हुई बात सभी को। देखो अपन ऐसे मानते हैं, माना 2 विद्युत अपघटनीय सेल हैं, 2 विद्युत अपघटनीय सेल हैं, उनके इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित मात्राएं क्रमशः M1 एवं M2 हैं तथा तुल्यांकी भार क्रमशः
E1 एवं E2 हैं। तो फैराडे के द्वितीय नियम से, फैराडे के द्वितीय नियम से क्या कहता है फैराडे के द्वितीय नियम? M समानुपाती E, यही कहता है, यानी इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भार की क्या होती है? समानुपाती होती है। अब मैं इसको आगे यहां पर ऊपर सोल्व कर देता हूं, अर्थात M1 बट्टे M2 बराबर E1 बट्टे E2। क्या ये लिख सकता हूं क्या मैं? M1 बट्टे M2 बराबर E1 बट्टे E2। इस फॉर्मूले को M1 बट्टे E1 M2 बट्टे E2 भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? M1 बट्टे E1 और M2 बट्टे E2, ऐसे भी अपन इसको लिख सकते हैं। क्लियर है ये बात तो सभी को? अब देखो फैराडे के प्रथम नियम में क्या देखा था अपन ने, आपको याद हो तो अपन ने देखा था M बराबर WIT, ये था M बराबर WIT। तो M1 बराबर क्या हो जाएगा? W1IT। M2 बराबर क्या हो जाएगा? W2IT। ये मान अपन लिख सकते हैं यहां पर। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं? W1IT बट्टे W2IT बराबर E1 बट्टे E2। क्या लिख सकता हूं? W1 बट्टे W2 बराबर E1 बट्टे E2। तो ये भी लिख सकता हूं क्या मैं? और यहां पर देखो ये क्या है? E बराबर WIT है या नहीं है यहां पर? तो E बराबर क्या लिख सकता हूं मैं? WIT, या फिर E बराबर क्या लिख सकता हूं? WQ भी लिख सकता हूं क्या? और ये Q बराबर क्या हो जाएगा? Q बराबर E अपॉन W। बताओ ये सभी रिलेशन आपके अंडर में या आपको सभी को समझ में आ रहे हैं? देखो यहां पर एक चीज नहीं निकल के आई है, किसी भी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। तो क्या है यहां पर? विद्युत रासायनिक तुल्यांक, तुल्यांक किसके समानुपाती है? तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। तो बताओ ये सबको दिख रहा है नहीं दिख रहा? किसी भी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक, यह विद्युत रासायनिक तुल्यांक ही है, किसके समानुपाती है? तुल्यांकी भार के समानुपाती। क्या यहां से मैं लिख सकता हूं E बराबर WIT, E बराबर WIT, और IT की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? Q, E बराबर WQ। Q क्या हो जाएगा? E अपॉन W, यानी Q क्या होता है? Q क्या होता है? तुल्यांकी भार बट्टे विद्युत रासायनिक तुल्यांक का अनुपात होता है। किसका अनुपात होता है? तुल्यांकी भार बट्टे विद्युत रासायनिक तुल्यांक का अनुपात होता है। यह चीज भी सबको क्या होनी चाहिए? क्लियर रहनी चाहिए। अब देखो एक लाइन का अपने को ध्यान रखना है, किसी भी पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक अगर आपको मुक्त करवाना है, जैसे अपने को किसी भी पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक चाहिए, मुक्त करवाना है, तो अपने को कितनी धारा चाहिए? E अपॉन W। ये चाहिए 1 फैराडे अथवा 96,500 कूलाम। कितनी विद्युत धारा की आवश्यकता होती है? 1 फैराडे अथवा 96,500 कूलाम विद्युत धारा की अपने को जरूरत होती है, या फिर मैं कहूं आवश्यकता होती है। तो ये क्या था? अपने फैराडे का सेकंड लॉ था। तो किसी भी पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक अगर आपको निक्षेपित करवाना है या फिर निक्षेपित हुआ है उसको पुनः डिजोल्व करवाना है, तो अपने को कितनी विद्युत धारा? 1 फैराडे अथवा 96,500 कूलाम विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। तो ये था आपके फैराडे का सेकंड लॉ। तो ये क्या था? भिन्न भिन्न विद्युत अपघटनीय विलयन श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इसमें समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तब इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती। ये बताया मैंने, ये रिलेशन ये सभी आपको क्या करवा दिए? क्लियर। 1 ग्राम तुल्यांक की भार या किसी भी पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक निक्षेपित करवाना है तो अपने को कितनी विद्युत धारा चाहिए? 96,500 कूलाम, जो 1 फैराडे के बराबर होती है। क्लियर है ये चीज सभी को? चले नेक्स्ट। चलो
ये आपका क्या हुआ, फैराडे का सेकंड लॉ कंप्लीट हुआ। अब देखो, यदि एक न्यूमेरिकल सोल्व करने का है, ये नोट लगवा करके मैं लिखवा देता हूं। यदि ई तुल्यांकी भार वाले विद्युत अपघटनी विलयन में I एम्पियर की धारा t समय तक प्रवाहित करते हैं तो उसके इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा क्या हो जाएगी, m बराबर EI/T/F। ये फॉर्मूला अपने को ध्यान रखना है। m क्या है, इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, और ई क्या है, तुल्यांकी भार। प्रवाहित धारा किस में है, एम्पियर में है। टी क्या है, समय सेकंड में। एफ क्या है, फेराडे। एक फेराडे, एफ से लिखते हैं फेराडे को, एक फेराडे बराबर 96,500 कूलाम। कितना होता है, एक फेराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है। अगर किसी पदार्थ का तुल्यांकी भार दे रखा तो इस फॉर्मूले को अपन ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। चलो, तुल्यांकी भार का अपने वैसे बुक में है नहीं, यहां पर अणुभार, अणुभार गुणा IT/NF, ये फॉर्मूला क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तुल्यांकी भार क्या होता है, अणुभार बट्टे संयोजकता, तो इनसे ही क्या प्राप्त हो जाता है अपने को, ये तुल्यांकी भार प्राप्त हो जाता है। क्लियर हुई ये बात सभी को। अब देखो इसका यूज क्या है, विद्युत लेपन में फैराडे नियमों का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोकोटिंग में, किसमें, विद्युत लेपन में, विद्युत लेपन में किसी एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ानी है तो वहां पर विद्युत अपघटनी सेल बनाकर यह कार्यक्रम करवाया जाता है। तो उसमें किसका यूज होता है, फैराडे लॉ का यूज होता है। एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखो इसका आंसर क्या होगा, इसका सॉल्यूशन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर अपने को क्या ज्ञात करनी है, आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है। तो पहले लिखते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। 1 मोल में इलेक्ट्रॉन की संख्या, 1 मोल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 मोल में इलेक्ट्रॉन इतने हैं और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश है, तो 1 मोल पर आवेश करने के लिए क्या कर देंगे, इसको इससे क्या कर देंगे, गुणा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश पर आवेश कितना हो जाएगा, 6.023 इंटू 10⁻23 गुणा
1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये याद रखना आपको। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है 96,500 कूलाम। कितनी आती है? 96,500 कूलाम। और ये 96,500 कूलाम ही किसके बराबर होता है? 1 फेराडे के। 1 फेराडे के ये मात्रा बराबर होती है 1 फेराडे के। इसको ऐसे अपन लिखते हैं। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? कूलाम में पूछे तो 96,500 कूलाम, और फेराडे में पूछे तो ये 1 फेराडे के बराबर आवेश होता है। तो इस प्रकार से ये फेराडे के मैंने विद्युत अपघटन के दोनों नियम आपको क्लियर करवा दिए हैं। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश भी मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। अब अपन पढ़ेंगे विद्युत अपघटन विलयनों में चालकत्व। अब अपना टॉपिक होगा विद्युत अपघटन विलयनों में चालकत्व। विद्युत अपघटन विलयनों में चालकत्व है। अब देखो अपन विद्युत अपघटन विलयनों में चालकत्व के बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं यहां पर ओम का नियम। क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले अपन ओम का नियम। ओम का नियम। देखो ये जो ओम का नियम है ये धात्विक चालकों पर भी लागू होता है और विद्युत अपघटनी चालकों पर भी, दोनों पर। किस किस पर? धात्विक पर भी लागू होता है और विद्युत अपघटनी चालकों पर भी लागू होता है, सब पर। ये क्या कहता है? किसी भी चालक तार का प्रतिरोध उस चालक तार की वोल्टता और धारा का क्या होता है? अनुपात होता है। प्रतिरोध क्या होता है? धारा के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न करे उसे अपन क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी या प्रतिरोध उसको कहते हैं। धारा के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न करे, और ये प्रतिरोध क्या होता है? वोल्टता और ये प्रवाहित धारा का क्या है? रेशियो है। वही क्या है यहाँ पर? रेजिस्टेंस है, या फिर मैं कहूँ क्या है? ये प्रतिरोध है। इसकी यूनिट क्या होती है प्रतिरोध की? प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम। और इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल ये होता है, ओम का सिंबल। क्लियर हुई बात? अब देखो अपन देखते हैं, सबसे पहले देखा ओम का नियम। अब देखते हैं अपन चालकत्व। कंडक्टेंस। चालकत्व को अपन सी से शो करते हैं। किसके द्वारा शो करते हैं? सी द्वारा इसको डिनोट किया जाता है या शो प्रदर्शित किया जाता है। देखो प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही क्या कहलाता है? चालकत्व कहलाता है। एक चीज और बताना चाहूंगा, देखो धात्विक चालक होते हैं, धात्विक चालक, उनमें प्रतिरोध क्या होता है? बहुत ही कम, तो इसे आसानी से माप लिया जाता है। विद्युत अपघटनी चालकों में प्रतिरोध क्या होता है? अधिक। इसलिए प्रतिरोध को हम मापन नहीं करके अपन किसका मापन करते हैं? इसके चालकत्व का मापन करते हैं। किसका मापन करते हैं? चालकत्व सी का। तो धात्विक चालकों में प्रतिरोध कम होने के कारण आसानी से इसको माप लिया जाता है। विद्युत अपघटनी चालकों में यह अधिक होता है, अर्थात यहाँ पर किसका मापन किया जाता है? चालकत्व का या कंडक्टेंस का अपन क्या करेंगे? मेजरमेंट करेंगे। और आपको मैं बता चुका हूं चालकत्व क्या होता है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही क्या कहलाता है? चालकत्व। और इसकी यूनिट, वही इसकी कौन सी यूनिट की बात करेंगे अपन? एसआई यूनिट क्या होती है? चालकत्व की एसआई यूनिट होती है सीमेंस, कैपिटल एस। या अन्य अदर यूनिट भी क्या हो जाएगी इसकी? ओम इनवर्स कह सकते हैं, या फिर सिंबल के द्वारा भी शो कर दें, या फिर क्या होती है इसकी अदर यूनिट? महो भी
होती है। तो ये क्या है, चालकत्व और चालकत्व की डेफिनेशन और विद्युत अपघटनीय विलयनों की चालकत्व ज्ञात की जाती है। क्लियर है ये सभी को। अब अपन बात करते हैं, ये दोनों बिंदु आपके क्या हो चुके हैं, क्लियर हो चुके हैं, ओम का नियम और चालकत्व। अब अपन बात करेंगे विशिष्ट चालकत्व या फिर मैं कहूं विशिष्ट प्रतिरोधकता की। यहीं पर अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या इसको अपन कहते हैं प्रतिरोधकता। इसको रो द्वारा शो किया जाता है, किसके द्वारा, रो द्वारा। अब देखना, किसी भी चालक तार का प्रतिरोध, चालक तार का प्रतिरोध उस चालक तार की लंबाई के क्या होता है, समानुपाती, और उस चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। पता है अपने को सभी को, अपन पढ़ते हैं ओम का नियम में ऐसे ही पढ़ते हैं। और ये प्रतिरोध और ये समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो ये स्थिरांक L/A, ये क्या है, स्थिरांक है। और इस स्थिरांक को अपन क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या फिर इसको क्या कह देते हैं, प्रतिरोधकता। क्या कहते हैं इसको, प्रतिरोधकता। क्लियर है बात। रो बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, रो बराबर RA/L। इसके यूनिट की बात कर लो, ये क्या है, ओम, और ये क्या है, मीटर स्क्वायर। लंबाई का क्या होता है, मीटर। क्या हो गया, ओम मीटर हो गया। क्या हो गया, इसका मात्रक ओम मीटर, या फिर अपन क्या लिख सकते हैं, ओम सेंटीमीटर भी इसका मात्रक अपन लिख सकते हैं। क्लियर है ये बात। अब देखो इसकी बात करते हैं अपन, इस फॉर्मूले से ही अपन थोड़ा नीचे उतरते हैं। यदि L बराबर 1 सेमी और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऐसा कोई चालक तार है जिसकी लंबाई तो कितनी है, 1 सेंटीमीटर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो R बराबर क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। यानी वह चालक तार जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर हो और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, उसका जो प्रतिरोध होता है वही क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध या फिर मैं कहूं विशिष्ट प्रतिरोधकता कहलाती है। क्लियर हुई ये बात सभी को। अब अपन इसके बाद में किसकी बात करते हैं, विशिष्ट चालकत्व या चालकता की। चालकत्व या फिर इसको क्या कहते हैं अपन, चालकता। किसके द्वारा शो करेंगे अपन इसको, कप्पा के द्वारा शो करते हैं। देखो विशिष्ट चालकत्व क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम 1/ρ। विशिष्ट चालकत्व क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम। तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसका व्युत्क्रम ये हो जाएगा क्या, 1/ρ बराबर L/RA। 1/ρ बराबर क्या हो जाएगा, L/RA। तो क्या ऐसे लिख सकता हूं क्या, कप्पा बराबर L/RA। साथ ही इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, कप्पा बराबर ये क्या है, सेमी, ये क्या है, ओम, और ये क्या है, सेमी स्क्वायर। तो क्या इसकी यूनिट क्या बच जाएगी, ये सेमी से सेमी कैंसिल, ओम ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स, क्या कर सकते हैं इसको, सेमी इनवर्स, या फिर ओम इनवर्स और ये मीटर इनवर्स, या फिर इसको क्या कहते हैं, सीमेंस, और क्या कह सकते हैं इसको, मीटर इनवर्स। ये भी हो सकती है। ओम इनवर्स की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, सीमेंस भी तो लिख सकते हैं ना। ये क्या होगी इसकी यूनिट।
अब देखना, यदि ऐसा सेल है जिनमें इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तो 1 सेंटीमीटर और इलेक्ट्रोडों के अनुपस्थित काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। कैसा सेल है कि इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, तो जैसे मान लो ये सेल बना रहा हूं मैं, यहाँ पे यहीं पे बना देता हूं, चलो इस सेल को अपन यहाँ पे डिनोट करते हैं। ऐसा सेल है जिनमें इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी ये कितनी है, 1 सेंटीमीटर, और इनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये है, तो कप्पा किसके बराबर हो जाएगा, कप्पा बराबर, ये कप्पा यहां पर किसके बराबर हो जाएगा, 1/r, ये हो जाएगा। और 1/r को अपन क्या लिख सकते हैं, कप्पा इजिकल टू सी, कप्पा इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, सी। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, अगर नहीं भी दिखे तो कप्पा इजिकल टू क्या लिख सकता हूं मैं, सी। यानी वह विलयन जिसमें इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल तो कितना हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उनके मध्य की दूरी कितनी हो, 1 सेंटीमीटर। इसमें जो विलयन होगा, इसमें जो विलयन होगा, उस विलयन का चालकत्व ही विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। इसमें विलयन होगा, उसका आयतन कितना होगा, 1 घन सेमी या फिर 1 ml। तो बता सकते हो 1 घन सेमी विलयन का चालकत्व ही विशिष्ट चालकत्व कहलाता है, या 1 ml विलयन का चालकत्व ही क्या कहलाता है, विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। ये देखना सर, ये चेक करना, ये दिख तो रहा ना, 1 घन सेमी विलयन या फिर 1 सेमी विलयन का चालकत्व ही क्या कहलाता है, विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। दिख रहा है ये, तो इसको अपन क्या कहेंगे, यहां पर विशिष्ट चालकत्व कहेंगे। बोल सकते हैं डेफिनेशन, 1 घन सेमी विलयन का चालकत्व या फिर 1 ml विलयन का चालकत्व ही क्या कहलाता है, विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। मैं साथ में बोल भी रहा हूं, कप्पा बराबर 1/, ये क्या है, r। क्लियर है ये चीज सभी को। तो अभी मैंने आपको क्या करवा दिया, प्रतिरोधकता भी करवा दिया और विशिष्ट चालकत्व भी करवा दिया है। अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। देखो एक चीज मैंने आपको बताई, मैं सेल स्थिरांक भी साथ ही बता देता हूं आपको। सेल स्थिरांक, इसको अक्ष से शो करते हैं। देखो अपन ने देखा था कप्पा बराबर C इंटू L/A, ये बस यही क्या कहलाता है, सेल स्थिरांक। क्या कहलाता है, सेल स्थिरांक कहलाता है। तो सेल स्थिरांक, इसको अक्ष से लिखते हैं, सेल स्थिरांक इसके अपन अक्ष लिखें, ये क्या हो जाएगा, अक्ष बराबर C/, कप्पा बटे C। ये भी हो सकता है, या क्या हो सकता है, अक्ष बराबर कप्पा इंटू R। ये प्रतिरोध भी अपन यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1/C बराबर क्या होता है, R, क्योंकि आपको पता है 1/C बराबर क्या होता है, R होता है। अब इसका मात्रक देख लो आप, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, सेमी, मात्रक मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ, सेल स्थिरांक का मात्रक। चलो वहीं पे देख लेते हैं। यह है सेल स्थिरांक, इसका मात्रक वैसे तो मैं सीधा बता देता हूँ, आपको याद रखना है क्या होता है इसका मात्रक, सेमी इनवर्स। क्या होता है, सेमी इनवर्स, क्योंकि इसका मात्रक विशिष्ट चालकत्व का मात्रक क्या होता है, इधर देखना वो लिख रहा हूं मैं, कप्पा बराबर L/A। इसका मात्रक कितना होता है, ओम इनवर्स सेमी इनवर्स। इसका मात्रक, चालकत्व का मात्रक ओम इनवर्स। तो ओम इनवर्स से ओम इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सेमी इनवर्स। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, सेमी इनवर्स। तो ये सेल स्थिरांक भी ध्यान रखना है और इसका मात्रक भी अपने को ध्यान रखना है। तो ओम का नियम, चालकत्व, प्रतिरोधकता, विशिष्ट चालकत्व और सेल स्थिरांक, इनके बारे में मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। अब देखो ये यहां पर अपने को प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोधकता या फिर चालक, हाँ, प्रतिरोधकता को विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते हैं और
ये विशिष्ट चालकता को क्या कहते हैं अपन? चालकता। इसको क्या कहते हैं? चालकता भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? चालकता। इसको अपन क्या बोल सकते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। इन नामों का भी अपने को थोड़ा क्या रखना है? ध्यान रखना है। देखो, चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं और प्रतिरोधकता को विशिष्ट प्रतिरोध भी अपन कहते हैं। ये आईपीसी ने स्वीकार कर रखा है। देखो यहां पर ये प्रतिरोधकता और चालकता केवल ये विद्युत अपघटनी विलयनों की ज्ञात की जाती है, क्योंकि इनका संगठन क्या हो जाता है? बदल जाता है। जबकि धात्विक चालकों का संगठन नहीं बदलता है, क्योंकि उनमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होते हैं। उनका संगठन क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। इस कारण उनके ये ज्ञात नहीं किए जाते हैं। ये किसके ज्ञात किए जाते हैं? ये विद्युत अपघटनी विलयनों के ही ज्ञात किए जाते हैं। अब अपन इसके दो टॉपिक देखेंगे, तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता। तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता के बारे में अपने को बात करनी है। तो पहले बात करते हैं अपन तुल्यांकी चालकता की। इसको लैम्डा इक्विवेलेंट द्वारा दर्शाया जाता है तुल्यांकी चालकता को। किसे कहते हैं तुल्यांकी चालकता? वह विलयन जिसमें विद्युत अपघटे का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ है, उस विलयन में समस्त आयनों द्वारा उत्पन्न जो चालकता है वही क्या कहलाती है? तुल्यांकी चालकता कहलाती है। तो तुल्यांकी चालकता किसके बराबर होती है? लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर विशिष्ट चालकत्व गुणा विलयन का ऐसे लिख देता हूं मैं, तुल्यांकी चालकता बराबर विशिष्ट चालकत्व कप्पा गुणा वह विलयन जिसमें विद्युत अपघटे का 1 ग्राम तुल्यांक घुला है। यानी ये हो जाएगी लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर कप्पा इंटू वी। ये किस में होगा? विलयन ml में होगा। किस में? ml में। ये मैं सिर्फ यहाँ पर इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको, एक्सप्लेनेशन अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एक है मोलर चालकता। मोलर चालकता को अपन कैसे शो करते हैं? लैम्डा m द्वारा। तो किसे कहेंगे मोलर चालकता? वह विलयन जिसमें विद्युत अपघटे का 1 मोल घुला हुआ हो। कितना मोल घुला हुआ हो? 1 मोल। उस समय समस्त आयनों द्वारा उत्पन्न चालकता क्या कहलाती है? मोलर चालकता कहलाती है। तो मोलर चालकता बराबर क्या हो जाएगा? मोलर चालकता लैम्डा m बराबर विशिष्ट चालकत्व कप्पा गुणा वह विलयन जिसमें, वह विलयन किसमें होना चाहिए? ml में, जिसमें विद्युत अपघटे का 1 मोल घुला हो। तो ये क्या हो जाएगी? लैम्डा m बराबर कप्पा इंटू वी। अब देखो लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर अपन कप्पा इंटू 1000 बट्टे n लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं? लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर कप्पा इंटू 1000 बट्टे सांद्रता लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे अपन लैम्डा m बराबर कप्पा इंटू 1000 बट्टे m लिख सकते हैं। m क्या है? मोलरता। ये n क्या है? नॉर्मलता। ये क्या है? नॉर्मलता। ये क्या है? मोलरता। या लैम्डा m बराबर कप्पा इंटू 1000 बट्टे सी। सी यहाँ पर क्या है? सांद्रता। तो इनके बारे में आगे का डेरिवेशन और यूनिट देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।